गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ध्रुव स्वामिनी नाटक। ये नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और स्टूडेंट्स ये उनकी ऐतिहासिक गद्य रचना है जो ऐतिहासिक नाटक होकर भी समस्या नाटक बन गया है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से ये नाटक उनके 3 प्रमुख जो नाटक रहे हैं कर्मशः स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी में से एक है। और इस नाटक की कथा का जो संबंध है भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहलाने वाले काल और उसके गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व उसकी वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी से है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन का समय रहा 380 से 413 तक रहा और इससे पूर्व उनके जो पिता थे सम्राट समुद्रगुप्त, उन्होंने 335 से 375 ईस्वी तक मगध पर शासन किया और दूर दूर तक अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को कायर, अयोग्य, विलासी, निर्लज्ज देखकर अपने छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो सम्राट समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के समय उन्हें ध्रुव स्वामिनी के पिता ने अपनी पुत्री ध्रुव स्वामिनी को गुप्त कुल की वधू बनाने के लिए समर्पित कर दिया था और उस समय चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनने का निश्चय उन्हें था। इसलिए ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता यानी कि वचन से दिया हुआ एक प्रकार का विवाह था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो महामंत्री थे शिखर स्वामी, उन्होंने उनके बड़े भाई के नियमों के अधिकार की दुहाई दी और छल पूर्वक समुद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया। और इसके साथ जो विपरीत परिस्थिति रही, ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी उनकी इच्छा के विरुद्ध रामगुप्त से ही करवा दिया। रामगुप्त ने 375 से 380 तक मगध पर शासन किया और रामगुप्त की जो विलासिता, आचरणहीनता, कायरता, अयोग्यता के कारण ध्रुव स्वामिनी उनसे घृणा करती थी। तो धीरे धीरे चंद्रगुप्त से अपने हृदय में कहीं न कहीं प्रेम भाव भी रखती थी। तो स्टूडेंट्स, इतिहास की इस विशद पृष्ठभूमि में इस नाटक की कथा को जयशंकर प्रसाद के द्वारा 3 अंकों में विभाजित किया गया है। प्रथम अंक में बताया गया है कि अपनी विजय यात्रा का झूठा दिखावा करते हुए सम्राट रामगुप्त ने गिरिपथ में शिविर डाल रखा था और वहाँ हर समय शराब सुंदरी में मस्त रहता था और उन्हें इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी पर भी धीरे धीरे संदेह होने लगा कि वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। और ध्रुव स्वामिनी की हृदय की बात को जानने के लिए उन्होंने खड़ंगधारिणी दासी को नियुक्त किया और वो जो दासी को नियुक्त किया गया था उसने गूंगी का अभिनय करना था और चतुराई से ध्रुव स्वामिनी के मन की बात को जानना रामगुप्त चाहते थे। और ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव जानकर रामगुप्त को इस बात का और भी भय हो जाता है कि कहीं चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों मिलकर उनके राज्य को न छीन ले। दूसरी ओर इसी समय रामगुप्त की विलासिता और अयोग्यता के कारण अवसर देखकर सकराज रामगुप्त के शिविर को घेर लेता है और सूचना पाकर रामगुप्त निर्लज्जतापूर्वक सुरासुंदरी में फिर भी डूबा रहता है और उनकी कायरता को भांपकर सकराज संधि के लिए 2 शर्तें उनके पास भेजता है। प्रथम जो शर्त है स्टूडेंट्स वो रही कि महादेवी ध्रुव स्वामिनी उन्होंने अपने लिए उसको मांगा और अपने जो उनके सरदार थे उनके लिए मगध के सामंतों की जो स्त्रियां थी उनके लिए मांगा। इस प्रकार 2 शर्तें उसने रामगुप्त के सामने रखी। कायर रामगुप्त सकराज की शर्तों को स्वीकार कर लेता है और इन शर्तों को एक ही वार से बाहर के जो शत्रु हैं अर्थात सकराज, उन्होंने भीतर के शत्रु अर्थात ध्रुव स्वामिनी दोनों से छुटकारा पाने का अवसर समझता था और उन्होंने अपने मंत्री शिखर स्वामी को साथ लेकर ये निर्णय सुनाने के लिए ध्रुव स्वामिनी के पास जाता है रामगुप्त। और ध्रुव स्वामिनी ये सुनकर क्रोधित हो उठती है और उन्हें पूछती है कि क्या गुप्त साम्राज्य स्त्री प्रधान से बड़ा है।
ध्रुव स्वामिनी जानना चाहती है कि रामगुप्त ने सुख दुख में उसका साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निदेव के सामने की थी, लेकिन कायर रामगुप्त अपने इस उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर देता है कि उसने इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा नहीं की और विवाह के दिन वह मदिरा में बेसुध था। पुरोहितों ने जाने अनजाने में जो पढ़ा होगा, कायर रामगुप्त का सहायक बना हुआ दुष्ट जो महामंत्री था शिखर स्वामी भी उसकी व्यवस्था देता है कि राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश दिया कि उनके लिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य सब का विसर्जन किया जा सकता है। ये बात सुनकर ध्रुव स्वामिनी पहले दोनों को फटकारती है, डांटती है, धमकाती है। बाद में अपने पति कहे जाने वाले कायर पुरुष रामगुप्त से एकांत में अपनी रक्षा की भीख भी मांगती है, परंतु रामगुप्त उनकी इस प्रार्थना को ठुकरा देता है। तो ध्रुव स्वामिनी बहुत दुखी होती है, उसका मन बहुत खिन्न हो जाता है और रामगुप्त को फिर दोबारा से डांटती हुई कहती है कि निर्लज्ज मदप, तो मेरा कोई रक्षक नहीं है, नहीं मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी, ऐसा कहकर उसको फटकारती हुई बाहर आ जाती है। और ये बात सुनकर ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या के लिए अपनी तलवार को निकाल लेती है। रामगुप्त इस बात को देखकर डर जाता है कि कहीं वह आत्महत्या न कर ले, तो वह चिल्लाने लगता है, चिल्लाता हुआ भाग निकलता है और इतने में तेज़ी से चंद्रगुप्त वहाँ प्रवेश कर जाता है और ध्रुव स्वामिनी उसके आने पर आत्महत्या करने से रुक जाती है। इस प्रकार की जो सारी कहानी वह चंद्रगुप्त को बताती है। चंद्रगुप्त इस बात को सुनकर दुखी होता है और घोषणा करता है कि मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय ग्रहों को इस तरह पद दलित न होना पड़े। इतने में रामगुप्त भी शिखर स्वामी को साथ लेकर एक बार फिर वहाँ आ जाता है और चंद्रगुप्त उन दोनों की आलोचना करता है और शिखर स्वामी कहता है कि किसी भी तरह राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी विरोध करती है इस बात का, तो राजा अपने राष्ट्र और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता तो उसकी रक्षा कैसे। इस समस्या का अंत करने के लिए चंद्रगुप्त भी कहता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु हुई तो बाद में तुम अपना जैसा भी उचित आपको लगे वैसा आप कर लेना। तो चंद्रगुप्त की ये बात सुनकर ध्रुव स्वामिनी प्रेमावेश में चंद्रगुप्त को कहती है और स्वयं भी चंद्रगुप्त के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम द्वितीय अंक में ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या बताया है, तो हम इसमें चर्चा करते हुए बताएंगे कि शकदुर्ग जो था उसमें सकराज अपने संधि पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। तो उनकी जो प्रेयसी थी कोमा यौवन के इस मधुर अवसर पर प्रेम में वो चूकना नहीं चाहती थी और सकराज उसे अपनी विलास सहचरी ही मानता था। ऊपर से उसे फुसलाकर अपनी वाग्दत्ता बनाकर भी रखता था। और इतने में खिंगल आकर शुभ समाचार देता है कि रामगुप्त ने संधि प्रस्ताव मान लिया है, ध्रुव स्वामिनी सकराज के पास आने वाली है। तो सकराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, विजय उत्सव बनाने की तैयारी करता है। तो इस बात से सकराज अब कोमा के प्रति अपेक्षा का भाव भी जताता है और कोमा बहुत दुखी होती है और ध्रुव स्वामिनी के आगमन की सूचना पाकर सकराज को इस अनर्थ करने से रोकने का प्रयास भी करती है और वह कहती है कि मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अन्याय कर रहे हो। तभी कोमा के संरक्षक पिता मिहिरदेव जो है वो आते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं। इस प्रकार अपनी वाग्दत्ता के साथ अन्याय के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना, ऐसा इस प्रकार की बात सकराज को कहते हैं। और सकराज उनकी एक नहीं सुनता और ध्रुव स्वामिनी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और मिहिरदेव आकाश में विचर रहे जो नील लोहित रंग के धूमकेतु की ओर संकेत करके उसके अमंगल की भविष्यवाणी करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे कोमा भी चली जाती है। ध्रुव स्वामिनी के आने की सूचना पाकर सकराज एकांत में उसे मिलता है। एक स्थान पर दो दो सुंदरियों को देखकर बड़ा हैरान होता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों अपने
को ध्रुव स्वामिनी कहते हैं। तभी चंद्रगुप्त अपने स्त्री वेश का त्याग करके सकराज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है और उस युद्ध में सकराज को मार गिराता है। बाहर जो सामंत कुमार युद्ध करते हैं वे अंदर प्रवेश करके चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को घेर कर ध्रुव स्वामिनी के जय जय के नारे लगाने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था द्वितीय अंक की कहानी। अब हम तृतीय अंक के बारे में चर्चा करेंगे कि तीसरे अंक में ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या बताया है कि तीसरे अंक के प्रारंभ में जो शकदुर्ग था उसके प्रकोष्ठ में ध्रुव स्वामिनी चिंतातीत बैठी थी और सैनिक आकर समाचार वहाँ उनको देता है और विजय का समाचार जब उन्हें प्राप्त होता है तो ये सुनकर राजा धीराज तो जो रामगुप्त हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं, महादेवी से मिलना चाहते हैं। मंदाकिनी भी विजय की बधाई देती है और ध्रुव स्वामिनी के पास आ जाती है। तभी उपद्रवों के शांत होने पर शांति कर्म के लिए पुरोहित आता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी से रामगुप्त की बात सुनकर उनकी हृदय विदारक जो स्थिति है वो शुद्ध होकर धर्मशास्त्र का विधान पुनः देखने के लिए चला जाता है और इतने में मिहिरदेव के साथ कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास आती है और अपने प्रिय सकराज के शव को देने के लिए याचना करती है। ध्रुव स्वामिनी उनको उनका शव दे देती है। बाहर दुष्ट रामगुप्त उन दोनों को मरवा देता है। ध्रुव स्वामिनी की आज्ञा के बिना जो निरी कोमा और मिहिरदेव के संहार से सामंत कुमार जो थे रामगुप्त पर क्रोधित हो उठते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं और तभी इस प्रकार के विरोध के जो शब्द हैं वे अपने सैनिकों के साथ रामगुप्त सुनकर वहाँ से चला जाता है और रामगुप्त के सैनिक उसके संकेत और सामंत कुमारों और चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है। तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को प्रतिवाद करने की प्रेरणा करती हैं। तो ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त का प्रचंड विरोध भी करती है तो रामगुप्त उसे भी बंदी बनाने का आदेश देता है, चंद्रगुप्त को भी बंदी बना लेता है। तो ध्रुव स्वामिनी की ओर जब सैनिक बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त अपनी लोह श्रृंखलाओं को तोड़कर मुक्त हो जाता है और उस पर अपने अधिकार की मांग करता है। सैनिकों को डांटकर सामंत कुमार को मुक्त करने का भी आदेश देता है। अंत में जो शिखर स्वामी हैं वो अपनी सभा बुलाते हैं और सभा में रामगुप्त को अपने अधिकार से उतार कर चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित कर देते हैं और पुरोहित भी धर्मशास्त्र के आधार पर रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष अर्थात आज की भाषा में तलाक की आज्ञा दे देता है। तो ऐसे में धर्मशास्त्रों पर आधारित पुरोहित के वक्तव्य और प्रेषित के निर्णय को सुनकर शिखर स्वामी को भी अपने विपरीत देखकर रामगुप्त खिंच जाता है और पीछे से अकस्मात कटार निकालकर चंद्रगुप्त की हत्या करने का प्रयास करता है, परंतु एक सामंत कुमार पहले ही रामगुप्त पर